आप लोगों का टीजीटी साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। हमने आप लोगों को टीजीटी बैच जब स्टार्ट हुआ था उस समय यूट्यूब चैनल पे प्रोजेक्टाइल मोशन एज अ डेमो क्लास पढ़ाई थी, और उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद हम लीनियर मोशन के कॉन्सेप्ट में आ गए थे। प्रोजेक्टाइल मोशन, लीनियर मोशन, यानी प्रक्षेप गति और ये रेखीय गति, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ये वो टॉपिक हैं जहाँ से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में बनने बिल्कुल तय हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन वैसे हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन एप्लीकेशन में हम दोबारा पढ़ाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। और लीनियर मोशन यूट्यूब पे कंटिन्यू था, सर्कुलर मोशन पढ़ाना है और रोटेशनल मोशन पढ़ाना है। लीनियर मोशन में जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, हम आपको ये पढ़ा चुके थे कि लीनियर मोशन या कोई भी मोशन एक रिलेटिव वर्ड है, अब्सोल्यूट वर्ड नहीं है। रिलेटिव वर्ड होने का मतलब ये है कि उसकी तुलना से ही उसका अध्ययन संभव है। जब तक उसकी तुलना नहीं होगी तब तक उसका अध्ययन संभव नहीं होगा। इसे कहा जाता है रिलेटिव। रिलेटिव है ये वर्ड मोशन, ठीक है ना। अच्छा, इतना हम आपको समझा चुके थे। अच्छा, रिलेटिव है तो हमें स्टडी करने के लिए कोई एक प्रॉपर वे चाहिए जिसकी तुलना हम उससे बार बार कर सकें। तो ये भी हम आपको पीछे पढ़ा चुके थे, और इसकी भूमिका में हमने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्देश तंत्र। इसको क्या बोलेंगे? निर्देश तंत्र। और ये जो निर्देश तंत्र है, इसके सापेक्ष ही हम किसी कण की गति का अध्ययन करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता क्या है? ये हम लोग निर्देशाक्षांशों को मान लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। ये तीनों एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। इसी के सापेक्ष हम किसी कण की गति का अध्ययन करते हैं, और हम इसे स्वयं को इसको एट रेस्ट में मान लेते हैं। इसको हम विराम अवस्था में मानकर किसी कण की गति का अध्ययन किया जाता है। इसमें अगर हमें समय का भी ज्ञान हो रहा है, मान लीजिए कोई इसमें घड़ी सेट है, जो घड़ी ये बता रही है कि नहीं इस समय कण यहाँ था, फिर अगले 5 मिनट बाद कण वहाँ चला गया, कितना टाइम हो गया है, अगर कोई ये जानकारी दे रहा है तो फिर ऐसा निर्देश तंत्र समय आकाश निर्देश तंत्र, टाइम स्पेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, ठीक है ना। और उसकी जो कोऑर्डिनेशन होगा फिर कुछ ऐसे होगा, एक्स वाई जेड और टाइम टी, ठीक है। मान लीजिए किसी प्रॉपर टाइम टी पर वो उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x, 0, 0, t। इसका मतलब ये है कि t टाइम पर वो पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस में मोशन कर रहा है। ये बात है, आ रही बात समझ में। दूसरी चीज़ जो हम लोग इस सिलेबस को बांटेंगे वो ऐसा बांटेंगे कि हम लोग सबसे पहले 1 डायमेंशनल मोशन, फिर 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ते हैं, और फिर हम कहीं 3 डायमेंशनल मोशन या हम रोटेशनल काइनेमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम आपको पढ़ा ही चुके थे। लीनियर मोशन में हम आज काम करेंगे, और लीनियर मोशन के कुछ टर्म हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा हमें समझना है दूरी को, चाल को, वेग को और विस्थापन को, ठीक है। दूरी माने डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ें हमें सीखनी है। और इसी में हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखना है।
विस्थापन समय ग्राफ देखना है और उससे क्या रिजल्ट मिलते हैं वो हमें देखना है। देखिएगा, YouTube पे लगातार हमारी क्लासेस होती रहेंगी, वो चाहे थोड़ी थोड़ी ही हैं और पूरा क्लास आप लोगों को ऐप पर ही मिलेगी, लेकिन फिर भी YouTube पे भी काम अपना चलता रहेगा। अब देखिए, दूरी के लिए अगर हम कहें तो दूरी हम लोगों को एक मोटी मोटी बात याद रखनी है, अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना। ये क्या है? ये है, इसे बोला जाता है किसी गतिशील कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। किसी गतिशील कण द्वारा, किसी गतिशील कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी डायनामिक पार्टिकल। किसी गतिशील कण के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, उसे हम कहते हैं क्या? दूरी। अच्छा, दूरी के बाद में हम पढ़ते हैं चाल। पहले हम जान लेते हैं, फिर आगे इनके विश्लेषण में आएंगे। चाल क्या है? पर यूनिट टाइम में किसी गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी। ये हम सब लोग जानते हैं, इसमें ज़्यादा विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, इसलिए जो चाल होगी वो भी क्या होगी? स्केलर होगी। जो चाल होगी वो भी क्या होगी? स्केलर होगी। चाल भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं, चूँकि यहाँ से एग्जाम में बहुत नहीं पूछा जाएगा इसलिए हम इनको जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? किसी भी डायनेमिक पार्टिकल की जो पोजीशन है, प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या सबसे सीधा रास्ता। जैसे मान लीजिए कोई कीड़ा इस तरह से चल रहा है, ये ऐसे यहाँ से चला और यहाँ तक गया, या कोई व्यक्ति मान लो इस तरह से चल रहा है और यहाँ से चला यहाँ तक गया, ए से चला और बी तक गया, या आई से चला और एफ तक गया, तो उसका एक सीधा रास्ता ये भी तो हो सकता है, यहाँ से यहाँ चला जाए अगर रास्ता पॉसिबल है तो इतना जो उसका घुमाव है वो बच जाएगा। किसी गतिशील पिंड के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट ऑफ एनी डायनामिक पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। राइट, ये डिस्प्लेसमेंट है। लीस्ट डिस्टेंस, द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन final point and initial point of any particle। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। देखिए, है तो ये भी एक तरह का लेंथ ही, लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन में मापा जाने वाला लेंथ है, जबकि यहाँ पर बस वो लेंथ मापना है, प्रॉपर डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं। हम यहाँ से यहाँ 10 मीटर गए, फिर बैक आए, टोटल हो गया 20 मीटर, ये हो गई दूरी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में अगर हमने यूं चलना शुरू किया
और लौट के यहीं आ गए, तो फिर जहाँ से चले वहीं आ गए। यही प्रारंभिक बिंदु है और यही अंतिम बिंदु है, तो दोनों के जो बीच की दूरी आई वो कितनी आई, 0 आई, है ना। तो ये है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डिफरेंस। तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, जब हमने दूरी को समय से भाग लगाया था, तो चाल बन गई थी। ठीक वैसे ही अगर हम विस्थापन को समय से भाग लगा दें तो क्या बन जाना चाहिए, वेग बन जाना चाहिए। जैसे ये, चूंकि ये अदिश था तो ये राशि कैसी बनी, अदिश राशि बनी। वैसे ही ये सदिश है तो ये कैसी राशि बनेगी, सदिश राशि बनेगी, है ना। यानी हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम इनकी ग्रुप में पढ़ाई करें तो ये बोल सकते हैं कि दूरी को अगर पढ़ना है तो उसको चाल से रिलेट करके पढ़िए, और अगर विस्थापन को पढ़ना है तो उसको वेग से रिलेट करके पढ़िए। समय यहाँ भी रिस्पॉन्सिबल है और समय यहाँ भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये पूरा जो सेगमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटीज का है, और ये जो पूरा सेगमेंट है वो स्केलर क्वांटिटीज का है, राइट। अब जैसे मैं आपको पढ़ाऊँ कि दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है, तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि जैसे जैसे डिफरेंस दूरी और विस्थापन के क्रिएट होंगे वैसे वैसे डिफरेंस चाल और वेग के क्रिएट होंगे। मीन्स मैं जब आपको पढ़ाऊँगा तो मैं दूरी विस्थापन में अंतर नहीं बताऊँगा, चाल और वेग में अंतर नहीं बताऊँगा, मैं बताऊँगा सदिश और अदिश में अंतर, बस ख़त्म। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम ठीक से समझेंगे कि विस्थापन और वेग कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ से चलना शुरू करता है और ये 3 मीटर इधर जाता है, फिर यहाँ से वो लेफ़्ट टर्न हो जाता है और 90 डिग्री लेफ़्ट टर्न होकर के यूँ जाता है 4 मीटर, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस होगा वो कितना गया, 3 मीटर और 4 मीटर, टोटल कितना आ गया, 7 मीटर। यही तो उसके पथ की लंबाई है, लेंथ ऑफ पाथ। वो यहाँ गया 3 मीटर, यहाँ चाय वाय पी, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर 4 मीटर गया, फिर अपने घर चला गया। लेकिन अगर इधर से कोई शॉर्टकट रास्ता होता तो वो यहाँ ना घूमता हुआ जाता, बल्कि डायरेक्ट एक रास्ता फॉलो करता, वो ये था। मान लो यहाँ पॉइंट है, वो ये था, तो उसके लिए रास्ता कितना था, 5 मीटर। तो अगर मैं इसी में पूछूं आपसे कि दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे सर दूरी है 7 मीटर। फिर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर हम यहाँ से कहें ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0 और कोई बॉडी यहाँ तक डिस्प्लेस्ड हो गई है और यहाँ का कोऑर्डिनेट है 2,0, ओ से ए तक गया है पिंड, कितना दूर गया है, 2 मीटर। दूरी कितनी है, 2 मीटर। विस्थापन कितना है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। क्या इससे कम दूरी कोई पॉसिबल है, नहीं है, तो इसका विस्थापन भी कितना आएगा, 2 मीटर। इससे हम 2 कंक्लूजन निकालते हैं। एक कंक्लूजन ये निकलता है कि विस्थापन और दूरी या तो बराबर होंगे या फिर दूरी बड़ी होगी और विस्थापन छोटा होगा। यानी एकदम साफ बोला जा सकता है
कि दूरी इज ग्रेटर आर इक्वल टू विस्थापन। तो अगर हम इसके लिए बोल सकते हैं तो आप दूरी से निर्माण किसका हो सकता है, अगर समय से भाग लगा दें तो चाल का। तो आप एक अपनी तरफ से बात बना के लिख लीजिए कि चाल या तो बड़ी होगी या बराबर होगी किसके, वेग के। ठीक है, अच्छा बराबर कब होगी, बराबर कब होगी, बराबर तब होगी जब लीनियर मोशन इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, इन अ यूनिट डायरेक्शन, इन अ सिंगल डायरेक्शन हो। जब रेखीय गति सिर्फ एक दिशा में हो रही होगी तो ऐसी दशा में वेग विस्थापन आपस में बराबर होंगे, वेग चाल आपस में बराबर होगी, विस्थापन दूरी आपस में बराबर होगी। क्या बात आप सबको समझ में आई? तो अगर एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट, या पहले मैं डिस्टेंस लिख लेता हूं, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन मार्क है ना, और 4 ऑप्शन रहते हैं आपके पास। पहला रहता है लेस देन 1, दूसरा रहता है लेस आर इक्वल टू 1, तीसरा रहता है ग्रेटर देन 1 और चौथा रहता है ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अब आप यहाँ से देख के गए हैं कि दूरी बड़ी ही होगी या फिर विस्थापन के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ आप क्या बोलने वाले हैं, विस्थापन, अगर दूरी यहाँ पे बड़ी हो सकती है तो भाग 1 से ज़्यादा बार जा सकता है, तो पहली चीज़ तो यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन कभी कभी ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यानी हमें याद हुआ कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है आइदर ग्रेटर और इक्वल टू 1। अब जो चीज़ हम दूरी और विस्थापन के लिए प्रकट कर रहे हैं, ठीक वही चीज़ हम चाल और वेग के लिए भी प्रकट करेंगे। चाल बटा वेग इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू 1। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए हम इधर 2 मीटर गए, फिर यहाँ से बैक हुए, बैक होते 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 हम यहाँ आ गए, और ये है दिस इज -1 का मजीरो। तो कितनी दूरी हुई, इधर पहले 2 गए थे, फिर 2 आए, 4 हो गई, फिर 1 इधर आए, 5 हो गई। टोटल अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसमें पूछी जाए, इस फिगर में ट्रेवल्ड डिस्टेंस अगर हमसे पूछी जाए तो हम तो बोलेंगे 5 मीटर। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन कितना है, इसमें अगर हमसे पूछ ले कि बताइए भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी। तो अगर पिंड इधर गया है फिर इधर आके इधर गया है तो इतना तो हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है और इनका फाइनल पॉइंट ये है। कहाँ है ये, -1 में। चूँकि हम डायरेक्शन भी मेंशन करेंगे तो इनका विस्थापन कितना होगा, -1। कितना होगा, -1। दूसरी बात यहाँ से समझिए, अगर हम सिर्फ इतना कह दें कि पिंड यहाँ से यहाँ तक गया, बैक होके यहाँ से यहाँ तक आ गया, 2 मीटर गया, 2 मीटर आया, कितना चला, 4 मीटर, फिर मैं आपसे कह दूं कि विस्थापन कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर जहाँ से चला वहीं रुक गया, इसलिए विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ। तो मैंने 2 बातें सीखी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 भी हुई है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निगेटिव भी हुई है, जबकि इन दोनों केसेस में डिस्टेंस की वैल्यू ना 0 हुई है और ना निगेटिव ही है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि दूरी का मान कभी 0 नहीं होता है अगर मोशन हो रही है तो, बल्कि हम ये कहेंगे कि चाल या दूरी या अदिश राशि का मान 0 या ऋणात्मक नहीं होता है, जबकि सदिश राशि का मान 0 भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है।
अच्छा ये बताइए, जो हम चाल निकालते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय में जो हम चाल निकालते हैं, क्या हम हर जगह बराबर चाल चलते हैं? आप अपने घर से निकल करके शहर घूमने जाते हैं तो क्या परमानेंटली एक ही मोशन रहती है आपकी गाड़ी की? नहीं रहती है, हर जगह पे मोशन बदलती है। तो हम लोग भी इस बात को समझें कि केवल चाल बराबर दूरी बटे समय से ही फिजिक्स नहीं चल सकती, बल्कि हमको वेरिएबल स्पीड के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी शहर से किसी शहर के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है और आप 1 घंटे में आ गए, तो आप कहेंगे हमारी गाड़ी तो 60 की स्पीड आई, लेकिन क्या ब्रेकर में भी 60 की स्पीड चल रही थी? नहीं ना। इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज स्पीड ऑफ योर बाइक एंड दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा दूसरी बात, चाल निकाल किससे रहे हैं? दूरी बटा समय से। वेग निकाल किससे रहे हैं? विस्थापन बटा समय से। तो अगर हम एक ऐसे ग्राफ की कल्पना करें जो ग्राफ हमें प्रवणता के रूप में दूरी बटा समय दे सके, क्योंकि m बराबर tan थीटा होता है। मान लीजिए हमने एक ग्राफ खींचा कुछ ऐसा, और उसमें एक ये ग्राफ मिला, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये एंगल थीटा है। तो हम अगर यहाँ से कह दें tan थीटा बराबर y/x, और अगर y को हम दूरी कह दें या विस्थापन कह दें और x को अगर हम समय कह दें, तो भाई साहब ये क्या आ रहा है? ये चाल आ रही है या ये वेग आ रहा है, जो भी कह लो आप। तो क्या समझ में आया? समझ में आया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से भी हम चाल और वेग का पता लगा सकते हैं। यह भी लगा सकते हैं कि चाल एक समान है अथवा बदल रही है, वेग एक समान है अथवा बदल रहा है, गति एक समान है अथवा परिवर्ती है। सारी बातें ग्राफ देख करके पता कर सकते हैं। तो अगली क्लास में हम आपको ग्राफ के बारे में बताएंगे। पूरी क्लासेस हमारी पढ़ने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पे क्लास ले सकते हैं। ये क्लासेस यहीं तक रहेंगी आज की। आगे हम आपको जो है रेगुलर क्लास कल फिर पढ़ाएंगे इसी ग्राफ के बारे में। थैंक यू सो मच।